तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो उसमें डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें टेक्निकल नॉलेज दी कि कैसे कैसे चढ़ाई करनी, विस्तृत मतलब डिटेल में नॉलेज दी। तीसरा दिन हिमपात के कैंप पे एक कैंप एक तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। थर्ड डे जो था हिमपात कैंप पे एक मतलब कैंप वन तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करना, मतलब वहां कैंप वन तक जाना है सामान ढोकर, मतलब सामान कैरी करके उससे क्या करना है कि हमें चढ़ाई का मतलब हमें कैसे क्लाइंब करना है उसकी प्रैक्टिस करनी है के लिए निश्चित था, मतलब डिसाइडेड था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। तो उनके साथ कौन थी? रीता जी। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पे दे रहे थे। ऑब्वियसली वो ऊपर जा रहे थे तो वॉकी टॉकी से थ्रू वो अपनी जानकारी बेस कैंप पे दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए कि जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप पर एक कैंप एक पर पहुंचने वाली केवल हम वो दो महिलाएं थी। मतलब वो खुश हुए कि दो महिलाएं कैंप एक तक पहुंच रही हैं। अंगदोरजी, लोबसांग और गगन बिस्सा अतः साउथ कोल पहुंच गए और 19 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। अब ये जो है ये सब क्या थे? साउथ पोल तक पहुंच गए और 29 अप्रैल को इतने मीटर पे उन्होंने क्या लगाया? कैंप 4 लगाया। ये संतोषजनक प्रगति थी, मतलब सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस थी। जब अप्रैल में बेस कैंप में थी तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री टेकी के साथ हमारे पास आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल की प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। अब उन्होंने क्या डिसाइड मतलब हुआ कि मतलब हमें सबसे बात करनी है कि मतलब किससे? जो जो चढ़ रहे हैं और जो भी शेरपा कुली हैं। जब मेरी बारी आई मैंने अपना परिचय ये कह कर दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ। नौसिखिया मतलब अनट्रेन्ड हूँ, अनएक्सपीरियंस्ड हूँ। तो और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है, मतलब एवरेस्ट में कह रहा क्या है? पहला मिशन है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहने लगे कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पे पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पे जाना पड़ा था। मतलब वो कह रहे हैं कि उनका शिखर मतलब टॉप पे पहुंचने का तो पहला मिशन उनका भी है। किसका? कौन थे? तेंजिंग। पर उन्होंने ये भी स्पष्ट किया, मतलब क्लैरिफाई किया कि शिखर पे पहुंचने से पहले उन्होंने क्या करा है? 7 बार एवरेस्ट पे गए हैं। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पे रखते उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। उन्होंने कहा कि तुम क्या लगती हो? माउंटेन गर्ल लगती हो। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा माउंटेन में रहने वाले लोगों का थोड़ा आसान होता है उनके लिए। तुम्हें तो शिखर पे पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। जो पहले ट्राई करोगी तुम उसी में पहुंच जाओगी। 15-16 मई 1819 84 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में लौसे की बर्फीली सीधी ढलान पे लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। अब वो बता रही हैं कि 15-16 मई में 84 को बुद्ध पूर्णिमा थी के दिन वह लौसे के बर्फीले सीधी ढलान पे लगाए हुए, ढलान मतलब सीधे स्टीप चढ़ाई पे सुंदर रंगीन नायलॉन, नायलॉन क्या एक टाइप का कपड़ा होता है जिससे क्या बनता है? टेंट बनते हैं। बने तंबू मतलब टेंट के कैंप 3 में थी। वो कौन सी थी? कैंप 3 में। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोबसांग, दाशरिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा और अब ये बता रही है कौन कौन उनके साथ थे, उनके टेंट में थे। और अन्य शरीर भी से और अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाई में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। 8 हैं, सॉरी। जो 8 अदर वो थे वो कहाँ थे? वो दूसरे कैंप में थे। शरीर से मजबूत मतलब बहुत ही वाली। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात 12 साढ़े 12 बजे के लगभग मेरे सिर में पिछले हिस्से में उनके सिर पे क्या लगी? सख्त चीज मतलब हार्ड चीज लगी, जो टकराने से उनके सिर पे टकराने से क्या हुआ? इनकी नींद खुल गई और साथ ही जोरदार धमाका भी हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत सी भारी चीज मेरे सिर पर से कुचलती हुई आ रही है, हुई चल रही है। मतलब उनको महसूस हुआ कि कोई बहुत ठंडी भारी चीज, हैवी चीज उनके सिर पे लगी है। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। नाउ शी वॉज फीलिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ऊपर लौसे ग्लेशियर पे टूट आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। अभी कह रहे हैं कि ये क्या हुआ? एक बड़ा बर्फ का पिंड मतलब गोला बॉल क्या हो गया था? कैंप के ऊपर लौसे ग्लेशियर से टूट कर आके गिर गया था और उसका विकार हिमपुंज मतलब छोटा माउंटेन बन गया था। हिमखंडों हिमखंडों बर्फ के टुकड़े तक जमी हुई बर्फ से इस
बर्फ से इस विशाल काय पुंज ने एक एक्सप्रेस गाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधा ढलान से नीचे आते हुए कैंप को तहस नहस कर दिया। अब कह रहे हैं हिमखंडों मतलब बर्फ के टुकड़ों से, बर्फ के बड़े बड़े पार्ट्स के, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से, और जमी हुई जो मतलब पहले से जमी हुई थी इसके बर्फ के इस विशाल काया पुंज पुंज विशाल काया पुंज मतलब विशाल मतलब बहुत बिग, पुंज मतलब ढेर, मतलब एक माउंटेन कह लो, मतलब किसका बर्फ का। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति, अब जैसे एक्सप्रेस ट्रेन क्या होती है, बहुत चलती है, उसी स्पीड से भीषण गर्जना के साथ मतलब बहुत ज्यादा आवाज के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए, मतलब सीधे स्लोप से नीचे आते हुए कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य की थी, किसी की मृत्यु नहीं हुई, मतलब बहुत भारी नुकसान हुआ था पर किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। अब मतलब किसने इनको बचाया? लोब्सांगा ने बचाया इनको। किससे? मतलब जैसे बर्फ हटाने के लिए इन्होंने स्विस छुरी मतलब नाइफ का इस्तेमाल करा। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते उन्होंने मेरे चारों तरफ के कड़े बर्फ की खुदाई की और उसे मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींचने में सफल हो गए। अब वो बता रही हैं क्या कि वो कड़े, मतलब अभी आपको देखा होगा जब कभी आप फ्रीजर में बर्फ जमी हुई देखते हैं, वो क्या होती है, बहुत हार्ड होती है, तो उसको खोदना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने क्या करी, उसको खोदा और उस बर्फ से उनको निकाला। कब्र क्यों कहा गया है कि अगर वो उसी में रह जाती तो वह मर जाती। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए। अब ये लोग क्या बता रहे हैं कि इस डेट को ये लोग सुबह कहाँ पहुंच गए? कैंप 2 पे। जिस शेर्पा की टांग की हड्डी टूटी थी उसे एक खुद ने बनाए स्ट्रेचर पे लिटाकर नीचे नीचे लाए। अब किसी मतलब बहुत से घायल हुए थे, तो एक की क्या हो गई थी, टांग की पैर की हड्डी टूट गई थी। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में ये इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। मतलब उनके शब्दों में क्या था, बहुत ही साहस भरा कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डी आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। जो 9 पुरुष और थे सबको कहाँ भेजना पड़ा? चोट लगी थी तो सब उनको बेस कैंप में भेज दिया। तभी कनकलर ने मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत हो? अब भैया इतना इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम डरी हुई हो? जी हाँ। क्या आप वापस जाना चाहोगी? मतलब उन्होंने पूछा कि अगर तुम डर गई हो तो तुम क्या वापस जाओगी? नहीं, मैं बिना किसी हिचकिचाहट से उत्तर दिया। मतलब उन्होंने एक बिना भी सोचे समझे बोला कि नहीं, वो वापस नहीं जाएंगी। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन में अपना महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किए। जब दोपहर 1:30 बजे बस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ भी चढ़ाई करनी थी। वह धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। अब उनको जाना था, तो अभी बता रहे हैं कि उनके साथ और कौन लोग आने वाले थे। जय और मीनू वो क्या थे, पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहे थे। उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, तो वे और उनका लोड काफी था, तो वो धीरे धीरे आ रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए अपना एक थर्मस को जूस से और दूसरे थर्मस को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीले हवा से में ही तंबू के बाहर कदम रखा। जैसे ही कैंप क्षेत्र से बाहर मेरी मुलाकात मीनू से हुई कि और जय अभी कुछ पीछे हैं। अब उन्होंने कहा कि चलो मैं थर्मस मतलब केटल में, फ्लास्क में क्या ले जाती हूँ, जूस भर के ले जाती हूँ, दूसरे में गर्म चाय। तो उसके लिए उनको नीचे जाना पड़ता, तो वह वैसे ही बाहर निकली, तंबू मतलब अपने टेंट से बाहर रखा, तो उन्होंने क्या मिला, कौन मिली, मीनू। और जो मीनू और जय आ रहे थे, और जय क्या था, अभी थोड़ा पीछे था। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी से ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। उसने कर्टसी में चाय पी, जो वो लाइन थी, और उसने उनको बेचंदीवाल को आगे जाने की रोकने की कोशिश करी कि मतलब आप मत जाइए। मगर मुझे की से भी मिलना था, की एक नाम है, से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का मतलब सरप्राइज रह गया।
तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बेचंदी? मैंने उसे दृढ़पूर्वक कहा, मतलब मैंने उसे कॉन्फिडेंटली कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतरोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। उसने कहा कि मैं क्या हूँ, माउंटेन क्लाइंबर हूँ और इसलिए ही इस टीम में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, मतलब उन्होंने कहा कि मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मैं फिजिकली आई एम फिट, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि मैं अपने टीम के लोगों की हेल्प करूंगी। कि हंसा और उसने पेय पदार्थ की प्यास बुझाई। कि क्या हुआ, उस बात सुन के हंसा और उसने जो पेय पदार्थ मतलब जो चाय थी उससे अपनी प्यास बुझाई, जो भी पेय पदार्थ मतलब जो पीने लिक्विड होता है उससे अपनी प्यास बुझाई। लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया, उसका जो सामान था उसे ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप में लाटू के बस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अब साउथ कोल क्या है कि अर्थ का वो पार्ट है जो बर्फ जहाँ जहाँ जमी जाती है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। अब पानी का सुबह था, बर्फ पिघला के कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 4:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदौड़जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। जब अपने टेंट से बाहर निकली तो कौन था वहां पे, अंगदौड़जी मिला। अंगदौड़जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। अभी बताया कि वो बिना सिलेंडर जाता तो उसको क्या होता है, उसके पैर ठंडे हो जाते, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में रात्रि में शिखर कैंप पे नहीं जाना चाहता। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस वापस आना था, अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। मतलब उसको क्या है, रात को नहीं रुकना था। तो इसलिए या तो वो एक ही दिन में साउथ पोल पे वापस आ जाना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था, इसलिए वो जल्दी जाना चाहता था क्योंकि उसे एक ही दिन में वापस लौटना होता था। और उसने उनसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी? एक ही दिन में साउथ पोल की चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन है, श्रम साध्य होगा। श्रम साध्य मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग लेबरस काम होगा। इसके अलावा यदि अंगदौड़जी ने पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। अगर अब मतलब रात हो गई तो फिर मतलब वो डेंजरस था, जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदौड़जी पर विश्वास था और साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में मैं आश्वस्त थी। मतलब उसे अंगदौड़जी पे ट्रस्ट था पूरा, और आरोहण की क्षमता, उसे अपने आप पे विश्वास था कि वो ऊपर पहाड़ पे चढ़ पाएगी, और कर्मठता मतलब उसे जो वो था करने की, उसमें बहुत लगन थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। अब अंगदौड़जी ही खाली क्या था, उसके साथ तैयार था चलने को। सुबह 6:20 पे जब अंगदौड़जी में और साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर को काफी सुरक्षित और गर्म थी। उपस्कर मतलब क्या होता है, जो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जो तुम्हें इंपॉर्टेंट सामान चाहिए होता है, उससे वो क्या थी, सुरक्षित या गर्म थी। अब हमने बगैर रस्सी के भी चढ़ाई की। अंगदौड़ी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए, मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। जब क्या हो जाती है फ्रिज में, आपने जैसे मैं बताया कि बर्फ होती है वो बहुत ही हार्ड और स्लिपरी होती है, तो किसकी तरह थी, मिरर मतलब शीशे मतलब ग्लास की तरह थी, जैसे हम ग्लास पे चल रहे हो। हमें बर्फ काटने से फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ता, और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि मैं उस समय बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। अब वो क्या कह रही है कि फावड़ा क्या होता है, जो एक फावड़ा एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो फार्मिंग में यूज होता है मिट्टी खोदने के लिए, तो वही उन्होंने क्या करा, उसके लिए बर्फ हटाने के लिए इस्तेमाल करा। मैं उसको खतरनाक स्थल पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पे पहुंच गए। अंगदौड़जी ने पीछे मुड़ के देखा, मुझसे कहा कि मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं। अब अंगदौड़जी जब पीछे उससे पूछा कि उसने कहा नहीं। जैसे सुन के वे और अधिक क्या हुए, आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल में शिखर कैंप पे पहुंचने में 4 घंटे लगे थे, यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर तक 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। मतलब उन्होंने टाइम एस्टिमेट करा कि यहाँ पर वो 1 बजे तक पहुंचे हैं, तो हम शिखर में कब तक पहुंच जाएंगे, सॉरी सुबह पहुंचे हैं तो यहाँ पर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था, और जब हम दक्षिण शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। लाटू सामान कैरी करने वाला होते हैं, जो पीछे आ रहा था
थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। अब जो वो रस्सी लाया था, पहले तो पीछे पीछे चल रहा था, जब रबर आ गया तो रस्सी ले ली, उससे रोप ले ली। नायलॉन डीजे जो प्लास्टिक की सी रस्सी होती है, रोप होती है। जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी, तो मतलब उनको बैलेंस करने के लिए। लाटून ने ध्यान दिया कि मैं इस ऊंचाइयों के लिए सामान्य आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। अब जो वो ऑक्सीजन का यूसेज था वो कितना था, 4 लीटर पर लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा, मतलब दर से लेकर चढ़ रही थी, मतलब 2.5 लीटर लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिनाई चढ़ी भी आसान लगे। अब जैसे ही उन्होंने उनकी ऑक्सीजन का जो आ रही थी वो क्या थी, 2.5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से आ रही थी, जबकि अपेक्षा मतलब उनको कितनी लेके चलनी थी, 4 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट के हिसाब से। तो आपूर्ति मतलब जो उसकी वो बढ़ाई स्पीड, तो वो क्या हुई, वो बहुत तेजी से उनको काफी रिलीफ फील हुआ, क्योंकि माउंटेन में जब हम जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे हमें सांस लेने में परेशानी होती है। और जब हमें सांस लेने में परेशानी होती है तो फिर हमें मतलब ऑब्वियसली हमें चलने में भी थकान ज्यादा महसूस होगी। दक्षिण शिखर के ऊपर हम हवा की सॉरी दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ी और उस ऊंचाई की तेज हवा के झोंके भूर भूरे बर्फ के कणों चारों ओर उड़ा रहे थे, जिसके दृश्यता शून्य तक आ रही थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे तल का है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंदा की सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में प्रथम महिला थी। अब उन्होंने बताया कि वह ऊपर पहुंच गई थी। कब पहुंची वह, 23 मई 1984 के दिन दोपहर को 1:07 में, मतलब जो उन्होंने टाइम एस्टिमेट करा था उस टाइम पे वो पहुंच गई। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति, मतलब जो एवरेस्ट की टॉप पे जब पहुंचो तो वहां पर इतनी जगह नहीं थी, स्पेस नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों लिटिल लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ को फावड़े से बर्फ की खुदाई की और अपनी सुरक्षा के रूप को स्थिर किया। मतलब पहले उन्होंने बर्फ हटाई, फिर जाके खड़े हुए। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर अपने माथे को लगा के मैंने सागर मत्था के ताज का चुंबन किया। मतलब वो क्या करी, घुटनों के बल नीचे बैठ गई और उन्होंने किसको किस करा, ताज सागर मत्था के ताज को, उस माउंटेन को किस करा। बिना उठे ही मैंने अपने थैले में माँ दुर्गा का चित्र, और वहीं नीचे बैठे बैठे उन्होंने थैला मतलब बैग में से क्या निकाला, दुर्गा माँ के गॉडेस दुर्गा जो होती है उनका फोटो निकाला, हनुमान चालीसा निकाली। मैंने इनको अपने हाथ लिए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जब वे बहुत खुश हुई तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को याद करा। जैसी मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और अपने रंजू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने नेता हेड जो थे अंगदौर जी जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाया। प्रोत्साहित मतलब इनकरेज करा और उनको लक्ष्य मतलब जो उनका एम था उन तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पे बधाई दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और वो क्या चढ़े थे सेकेंड टाइम बिना ऑक्सीजन के, और कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ देर बाद सोनम पुल्लर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेना शुरू कर दिया। उस समय तक लाटू ने हमारे नेता एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कन्ना खुल्ला ने हमारी सफलता के बहुत पसंद थे। मुझे बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हें माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। क्यों इतना स्पेशल था, क्योंकि वह पहली महिला थी। वे बोले कि देश में तुम पर गर्व है और तुम अब संसार में वापस जाओगी। जो तुमने अपने पीछे छोड़े हुए संसार एकदम भिन्न होगा, मतलब जो पहले था आप तुम जाओगी वो डिफरेंट होगा, क्योंकि आप तुम एक बहुत फेमस बन गई हो ये सब माउंटेन क्लाइंब करके। थैंक यू। भिन्न मतलब एक मैं बता देती हूँ, भिन्न का मतलब होता है एकदम डिफरेंट होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।